Hello everyone, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का क्या है, परीक्षा चल रहा है। ये क्लास जो है एमए सेकेंड सेमेस्टर वालों की है और याद रखिएगा कि ये कौन सा है, तो ये आपका चौथा पेपर आज हम दे रहे हैं। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर का जो है कल जो है 12 जून को जो है लास्ट पेपर होने वाला है। उनका पेपर है चौथा पेपर, मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स एंड चिल्ड्रेन एंड फैमिली, मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज। ये क्या है, आपके पेपर का नाम है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जिन बच्चों का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पिछले साल बैक लगा है तो वो इस पेपर को देंगे, ठीक है। और इस बार जो नए बच्चे हैं जिनका सेकेंड सेमेस्टर है तो उनका चौथा पेपर फैमिली एंड सोसाइटी है, तो उसका हम मॉडल पेपर 17 जून को उनका पेपर चौथा होने वाला है। तो उनका नया मॉडल पेपर जो है समाज में परिवार का अध्ययन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हम बाद में आप लोगों को बहुत जल्द देंगे। तो ये क्या, ये आप लोगों का जो माँ विंध्यवासिनी का जो एग्ज़ाम 12 जून को होने वाला है उनका ये मॉडल पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। और जिनका किसी कारणवश पिछले साल बैक लगा है वो भी इस मॉडल पेपर को देखकर मतलब 17 जून को वो अपना पेपर दे सकते हैं। और ये कल 12 जून जो है मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी के लिए ये मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। और इसमें जो है आप लोगों को जो पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको भी हमने दे दिया है और इस मॉडल पेपर में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया के आवश्यक चरणों एवं सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। प्रबंधन प्रक्रिया वह निरंतर चलने वाली कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य 4 चरण हैं। पहला क्या है, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। ये क्या होते हैं, 4 चरण हैं। पहला इसमें क्या है, नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। तो देखिए नियोजन में क्या है, यह प्रबंधन का सबसे पहला होगा, ठीक है, सबसे पहला और आधारभूत चरण है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। यानी कोई भी कार्य करने से पहले क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कहीं घूमने ही जाना है, अब क्या है, कल 12 जून को आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं हो सकता है कि आप लोगों का घूमने जाने का मन हो, तो आप लोग घूमने जाएंगे तो पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, ठीक है। प्लानिंग करेंगे, फिर ये तय करेंगे कि हमको मतलब कहाँ पर घूमने जाना है, फिर क्या है, कब जाना है, ठीक है, किसके साथ जाना है और कौन कौन जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हम प्लानिंग के अंतर्गत करते हैं। दूसरा क्या है, संगठन। संगठन क्या होता है, योजना को वास्तविकता में बदलने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना और उनके बीच संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। तीसरा हमारा क्या, नेतृत्व या निर्देशन या नेतृत्व। तो यह वह चरण है जहां कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है कि उनका मार्गदर्शन प्रेरित किया जाता है और उनका मार्गदर्शन किया जाता है। उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि आप एक होकर किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें उस कार्य में क्या होगी, सफलता जो है जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या है, उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। फिर क्या है, चौथा है आपका नियंत्रण। तो यह प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें यह देखा जाता है कि कार्य योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना में निर्धारित जो मानक है उनसे मतलब काम को किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ क्या होता है, नियंत्रण के तहत आता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत। देखिए प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिए पहला क्या है, कार्य का विभाजन। देखिए इसमें क्या होता है, प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, हर कैटेगरी के अनुसार क्या करता है, लोगों का काम को क्या करता है, बांट देता है ताकि उनका मूल्यांकन करने में क्या हो सके, उसको आसानी मिल सके। फिर क्या है, अनुशासन। प्रबंधन में क्या है, मतलब आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है, अनुशासन में रहना है। फिर क्या, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। हर किसी बंदे को मतलब ये अधिकार दिया जाता है, हर किसी बंदे को क्या करते हैं, उसमें उत्तरदायित्व दिया जाता है कि वो अपने जो है काम को अच्छे से जो है निर्वहन कर सके। आदेश की एकता, ठीक है। आदेश की एकता में क्या करते हैं कि मतलब एक मिल गया, कोई भी आदेश मिल गया तो उस पर
क्या है एकजुट होकर हम काम करने, निर्देश की एकता, निर्देश मैंने जो भी गाइडलाइन मिला उसके अनुसार क्या है एक होकर हम काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा तभी वो आगे बढ़ सकती है। अगर अच्छा तालमेल नहीं है तो कंपनी जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, फिर क्या व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन रहना, यानी क्या है मतलब ऐसा सिर्फ पर्सनल अपना लाभ नहीं देखना चाहिए। क्या है ऐसा हम जब हैं कहीं किसी भी कार्य क्षेत्र पर है, कार्यस्थल पे है, तो वहाँ पे क्या है हमको दूसरे का भी हित जो है अपने जैसे हित के लिए ही समझना चाहिए। फिर क्या है व्यवस्था होती है, फिर क्या है समानता, यानी जो कार्य है समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे महिलाओं को जो है समान वेतन नहीं दिया जाता है। समान का मतलब कि पुरुषों उतना ही टाइम पर महिला भी काम करे, उतना ही टाइम पर पुरुष भी कर रहा है, तो उसमें क्या है उसमें जो है असमानता के देखना। ठीक है, स्थिरता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कार्य को मतलब करने के परमानेंट हो जाना। केंद्रीकरण मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है मतलब एक सेंट्रलाइज होना। ठीक है, पहल करना, अपनी समस्याओं को लोगों के सामने रखना, कंपनी का जो भी घाटा हुआ मुनाफा हुआ वो क्या है और कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जा सके इसको जो है पहल करना। सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए क्या है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग होकर जो है किसी भी कार्य को करना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसके अलावा भी जो है प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रबंधन के अन्य प्रमुख सिद्धांत क्या है, तो उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक है, उद्देश्य का सिद्धांत क्या मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उद्देश्य का सिद्धांत हम उसे कहते हैं कि किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी मतलब सफलता को तभी हम प्राप्त करते हैं जबकि क्या हो उसका उद्देश्य निर्धारित हो। नियोजन का सिद्धांत, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले क्या उसकी प्लानिंग की, जैसे कि मान लीजिए शादी ही करना है तो हम क्या करते हैं शादी से पहले सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं ना, मंडप कहाँ रहेगा, बाराती कहाँ रुकेंगे, खाने में क्या चीज़ें रहेंगी, विदाई के समय क्या चीज़, मतलब सारा चीज़ क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल शादी है तो आज सब तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, संतुलन का सिद्धांत, यानी उसमें बैलेंसिंग हम बनाकर चलते हैं। अपवाद का सिद्धांत, यानी अगर कोई भी योजना विफल हो रही है तो उसमें क्या एक्सेप्शन रहे, किन एक्सेप्शन के कारण जो उसमें अपवाद आया तो उसको भी देखना। प्रमापीकरण का सिद्धांत, प्रमापीकरण का मतलब क्या हुआ कि उसका हम मूल्यांकन कर सके। नियंत्रण का सिद्धांत, यानी ऐसा कोई भी कार्य न हो, ऐसा कोई भी लक्ष्य न हो जिसपे क्या हो सके नियंत्रण न हो सके, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो है नियंत्रण का भी होना बहुत जरूरी। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत मतलब कि कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे से तालमेल बिठाकर जो है किसी कार्य को करना चाहिए। अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत, यानी इस जो है प्रबंधन के सिद्धांत में अधिकार प्रत्यायोजन का सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वृद्धावस्था किसे कहते हैं और वृद्धावस्था की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, वृद्धावस्था से किसे कहते हैं, उसकी क्या समस्याएं होती है उसका देख लेते हैं। वृद्धावस्था मानव जीवन की क्या है अंतिम अवस्था होती है। वृद्धावस्था क्या है मानव जीवन की अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, देखिए वृद्धावस्था मानव जीवन की क्या है अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था जीवन चक्र का क्लोजिंग पीरियड है। ठीक है, वृद्धावस्था क्या है जीवन चक्र का क्या होता है क्लोजिंग पीरियड होता है। वृद्धावस्था उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दैहिक और मानसिक ह्रास, यहाँ पर ह्रास ऐसे लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ड नहीं ले रहा था, ये ऐसे वाला ह्रास। ठीक है, ह्रास प्रारंभ हो जाता है। जरण प्रक्रिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न आयु में शुरू होती है, फिर भी इसकी औसत आयु 60 वर्ष मानी गई है। वृद्धावस्था मानव जीवन की अंतिम एवं स्वाभाविक चरण है जिसे आमतौर पर 60 वर्ष की आयु के बाद जो है शुरू माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक और सामाजिक क्षमता क्या होती है धीरे धीरे घटने लगती है। सबसे पहले तो आप लोग समझिए कि वृद्धावस्था क्या होती है। तो वृद्धावस्था जो है सबसे मतलब जीवन की सबसे अंतिम अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्लोजिंग पीरियड कहते हैं और ये क्या है 60 वर्ष के बाद से शुरू होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है इसमें आपका शारीरिक मानसिक और सामाजिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है कम होने लगती है। ठीक है, अब आइए देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि वृद्धावस्था की समस्याएं। तो देखिए पहले शारीरिक समस्याएं, तो इसमें क्या आ जाएगा कि मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, कम दिखना सुनना,
पाचन शक्ति कमजोर होना, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियां। अब देखिए शारीरिक समस्या में क्या होता है, तो देखिए जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होती हैं। हमारे जोड़ जो बुजुर्ग होते हैं हमारे, उनके जोड़ में क्या होता है, दर्द होने लगता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन्हें क्या है, कम दिखना और कम सुनाई देने लगता है। उनकी पाचन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बुजुर्गों का जो खाना होता है वो क्या है, जैसे छोटे बच्चे का जो हम खाना बनाते हैं ना, तो एक एज में बुजुर्गों के लिए भी कम तेल, कम मसाला और लिक्विड वाले जो आहार होते हैं वो हमको जो है बनाकर देना पड़ता है, ताकि वो आसानी से उनको मतलब उनका पाचन हो सके और उनके शरीर को जो है एनर्जी मिल सके। फिर क्या है, मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं, याददाश्त कमजोर होना, ठीक है, अकेलापन होना, चिड़चिड़ापन होना, जीवन साथी या दोस्तों के छूट जाने से गहरा डिप्रेशन होना। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा गया है मतलब कहीं ना कहीं क्या हमेशा ही आप देखते होंगे कि जब एक एज के बाद क्या होता है, उनका याददाश्त कम है और वो अकेलेपन, क्यों, क्योंकि उनको जो है हमारे बुजुर्गों को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, तो लोग उनके पास क्या है अपना समय बैठ कर बिताना नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए उनके अंदर क्या होता है, अकेलापन आ जाता है और उस अकेलेपन की वजह से क्या होता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। या जीवन साथी मान लीजिए दोनों में से कोई एक लोग गुजर गए हैं, या अपने प्रिय दोस्त अगर उनके गुजर गए, उनके बीच नहीं रहे, तो उसका भी जो है उनको क्या है, गहरा सदमा लग सकता है। तो जिससे क्या हो सकता है, उनका मानसिक जो है विकास प्रभावित होगा और मानसिक जैसी समस्याएं क्या होंगी, उत्पन्न हो जाती हैं। फिर क्या, तीसरा क्या है आपका आर्थिक समस्या, रिटायरमेंट के बाद आय का साधन खत्म हो जाना या कम हो जाना, जिससे वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। ये भी बात सही है कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, उनको मतलब आर्थिक आमदनी जो होता है कम हो जाता है और धीरे धीरे क्या है, वो दूसरे के ऊपर जो है निर्भर होने लगते हैं। फिर क्या है, चौथा क्या है, सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा, संयुक्त परिवार टूटने से बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होता है। युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच विचारों का अंतर बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए आज का जो जनरेशन है वो क्या है, वो नए नए सोच के साथ रहता है। ठीक है, तो बुजुर्गों का जो हमारे बुजुर्ग हैं तो उनमें क्या है, पीढ़ी अंतर पाया जाता है, उनकी थिंकिंग में क्या है, पीढ़ी अंतर पाया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विचार जब अगर मैच नहीं खाएंगे तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन गैप होता है तो उसकी वजह से भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी में क्या है कि शारीरिक अक्षमता के कारण नियमित जांच और दवाओं के लिए दूसरों पर निर्भरता, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। तो देखिए स्वास्थ्य संबंधित जैसे अब बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनको चलने फिरने, उठने बैठने सब में दिक्कत होगी और उनका क्या प्रॉपर जांच नहीं हो पाएगा, तो कोई भी अगर बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ज़्यादातर क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो भी अपने दादा दादी को देखे कि माता पिता वैसे ही किए हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी उनके साथ वैसा ही करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, माता व शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके अंतर्गत संचालित प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है कब चलाया गया, तो याद रखिएगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है 1952 ईस्वी में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, परिवार नियोजन को मतलब जो है परिवार नियोजन की जो भी प्रिकॉशन है उसको बढ़ावा देना और माता और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना। अब कौन कौन सी जो इसके अंतर्गत योजनाएं चलाई गई, आइए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पहला क्या है आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम दंपतियों को छोटा परिवार और जिम्मेदार माता पिता के मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका मुख्य पहलू क्या है, पहला अस्थायी विधियां, जैसे दो बच्चों के बीच में उचित अंतराल रखने के लिए, जैसे पहला बच्चा हो गया तो फिर दूसरा बच्चा है क्या है, कम से कम 3 साल नहीं तो 5 साल जो है मतलब अधिक से अधिक 5 साल का अंतर रखना चाहिए। फिर क्या है
ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका अस्थायी विधियों के लिए क्या है, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक की सुविधा जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी अस्थायी यानी परमानेंट नहीं होती है, टेम्प्रोरी होती है। फिर क्या अस्थायी विधियां में क्या होगा, तो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पुरुष और महिला नसबंदी की सुविधा, और इसमें भाग लेने वाले लाभार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन देता है। यानी पुरुष और महिला नसबंदी होती है, वो क्या आपकी अस्थायी विधियां होती है, और इसमें क्या होता है, ऑपरेशन करने के बाद चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनको कुछ पैसा क्या है सरकार के द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा योजना क्या है, तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप योजना है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसमें मुफ्त जांच, दवाएं, भोजन, रक्त और घर से अस्पताल तक मुफ्त परिवहन की सुविधा क्या है, दी जाती है। चौथा हमारा क्या, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और उनके समग्र विकास पर केंद्रित है। इसके तहत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच की जाती है, और ताकि उन्हें क्या 4DS से समय पर इलाज किया जा सके। 4DS का मतलब क्या होता है, 4DS आप लोग ने जब विटामिन पढ़ा होगा स्टूडेंट, जिसमें विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं, तो उसमें आप लोगों को 4DS के बारे में बताया गया होगा। तो 4DS में क्या था, पहले जैसे मतलब डर्मेटाइटिस, ठीक है, डिमेंशिया, और क्या है था, डायरिया। हाँ, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, और चौथा इन तीनों का जब इलाज नहीं हो पाता था तो वही चौथा D में बदल जाता था, जिसको हम डेथ बोलते थे। ठीक है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, और चौथा D क्या हो जाएगा आपका जो है डेथ। फिर क्या, इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष। इस टीकाकरण कार्यक्रम के जरिए देश के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण सुरक्षित किया जाता है। इसका लक्ष्य जानलेवा बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा, हेपेटाइटिस B से क्या करना है, सुरक्षा करना होता है। छठवां हमारा क्या है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो देखिए, इस व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरावस्था, गर्भावस्था, प्रसव के बाद की देखभाल और प्रजनन तंत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान से जुड़ी सेवाएं शामिल की जाती हैं। उसमें प्रीनेटल जांच एवं परामर्श भी दिया जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो यह योजना महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए संचालित है। इसके तहत गर्भवती महिला, स्तनपान करने वाली माताओं और छोटे बच्चों को पोषण सहायता, ठीक है, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और स्वास्थ्य शिक्षा जो है क्या है, इसके तहत दी जाती है। अब आइए देखिए, हम पेपर देखिए आपको दिखा दे रहे हैं कि 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देख लीजिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो है यही, प्रबंधन प्रक्रिया के आवश्यक चरणों और सिद्धांतों को बताइए। तो देखिए ये हम आपको करा दिए, सॉल्व करा दिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वृद्धावस्था किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था में जो है वृद्धावस्था किसे कहते हैं, वृद्धावस्था की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाएगा उसका विस्तृत, ये तीनों। और चौथा देखिए, WHO की स्थापना, उद्देश्य और कार्य। तो ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। WHO आप लोगों को हम मतलब उसमें क्या बोलते हैं, थर्ड ईयर में अगर पढ़े होंगे मेरे से, तो थर्ड ईयर में भी हमने WHO को विस्तार से पढ़ाया है स्टूडेंट। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, या तो आपके पास जो भी बुक है, मटेरियल, उसको आप देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वेरी शॉर्ट, 5 क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। तो देखिए, प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हैं।
ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य बताइए। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है आपका गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब आइए, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्या, सॉरी पहला नहीं, यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पे है पहला देखिए प्रबंधन के उद्देश्य बताइए। ठीक है। फिर क्या, आंगनवाड़ी के कार्य बताइए। तो ये सब आप लोग अपने से टीकाकरण कार्यक्रम के लाभ बता दीजिए। टीकाकरण क्यों करते हैं, टीकाकरण इसलिए करते हैं कि मतलब लोगों का जो है क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और मृत्यु दर को क्या किया जाए, कम किया जा सके। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य बताइए। फिर क्या है आपका जो है बाल मृत्यु दर में कमी के कारण बताइए। ठीक है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। फिर क्या, बालक से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रमों के बारे में बताइए। तो ये सब क्या थे, ये आपके मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा दिया, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने का टाइम नहीं था स्टूडेंट। ठीक है। तो आप लोग इसको, आप लोग प्रश्न अच्छे से देख लिए ना, तो इस प्रश्न को आप लोग वहाँ से जाकर अपना जो है कंटिन्यू कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। तो इतना अभी समय है आप लोगों का, तो थोड़ा सा आप लोग इन क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप लोग, मतलब आप लोग के पास तो मटेरियल होगा, बुक होगी, सीरीज होगी, ये जरूर क्वेश्चन वहाँ पे शामिल किया होगा, तो आप अपनी तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 4 साल का, दो साल यानी 4 सेमेस्टर का सफ़र आपका और हमारा, सॉरी ये तो अभी आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में, 2 साल और 2 सेमेस्टर और आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तो अब तीसरे सेमेस्टर में हम आप लोगों का पहले ही क्लास सभी स्टार्ट कर देंगे। अभी विद्यापीठ वालों के लिए जो है परसों जो है उनका सेकेंड पेपर रहेगा, तो उसका कल मॉडल पेपर हम लॉन्ग क्वेश्चन का, कोशिश रहेगी शॉर्ट क्वेश्चन का भी हम करा दें। थोड़ी हेल्थ इशू आ गई है तो इस वजह से जो इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कल आप लोगों को जो है जो 13 जून को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसका जो है मॉडल पेपर दे देंगे। ये जो 12 जून जो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के जो है उनके लिए ये क्लास है, और जिनका काशी विद्यापीठ में जिनका बैक लगा है उनका ये क्लास है स्टूडेंट। ठीक है। तो आइए हम फिर से अब इसको हम शामिल करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में। जो हमारे बच्चे पहले के हैं उनको मतलब आपको जो है आपको कल जो है आप लोगों का दूसरा पेपर हम आप लोगों को दे देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।